वेलकम फ्रेंड्स स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म टॉप कोचिंग में। आई होप आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। मज़ा आ रहा है आपको इस शक्तिमान बैच में। आपको हर तरह की यहाँ पे सारे मतलब लेक्चर लाए जा रहे हैं। वन शॉट आपके ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। सैम्पल पेपर भी हमने डन कर लिया। आज हमारा है CBSE के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ऑन द चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आज हम कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखेंगे। गाइस आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ले लेते हो इस लेक्चर को तो आपके माइंड में काफ़ी हद तक ये बात बैठ जाएगी कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, जिनसे CBSE हर बार क्वेश्चन अगेन एंड अगेन पूछता रहता है। ठीक है, तो आई होप आप सभी टाइम पे आ गए हैं। अगर आ गए हैं तो फिर हम लेक्चर स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक रिक्वेस्ट है आपके विशेष सर की कि सभी अपनी अपनी प्रेजेंट लगा दें भाई। ओके, यो डेविल यो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून पुनीत दीक्षित। तो सभी बच्चों को एक बार फिर से गुड आफ्टरनून। आई होप आप सभी टाइम पे आ गए हैं। चलिए 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 गाइस, तो रेगुलर स्टूडेंट्स आ गए हैं भाई, जो हमेशा टाइम पे आ जाते हैं। चलिए, अच्छी बात है। गुड आफ्टरनून प्रशांत। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे CBSE के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ऑन द चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है। सेशन 2022-2023 में आपको इन जनरल इंस्ट्रक्शन का ध्यान रखना है। जैसे ही आप अपना पेपर देखोगे उसमें सबसे पहले आपके सामने ये इंस्ट्रक्शन रख दिए जाते हैं। तो इन इंस्ट्रक्शंस को बहुत अच्छे से देख लेना, पढ़ लेना। जैसे कि आप देख सकते हो सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं। ठीक है, इस पेपर के अंदर आपके 39 क्वेश्चन आएंगे। ठीक, 5 सेक्शन में इन क्वेश्चंस को डिवाइड कर दिया गया है, ABCDE। ओके, जो आपके ऑल क्वेश्चंस हैं कंपलसरी हैं। ठीक, सेक्शन ए में आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, हर एक का मार्क्स होगा 1। सेक्शन बी में आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, हर एक का मार्क्स होगा 2। सेक्शन सी में आपके 7 शॉर्ट आंसर्स होंगे, ठीक है, जिसमें हर एक का मार्क्स होगा 3। और सेक्शन डी में आपके होंगे 5 मार्क्स के 3 लॉन्ग क्वेश्चंस। और सेक्शन ई में आपके होंगे ये आपके जो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन होते हैं 4 मार्क्स के। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छी चीज़ समझ में आ गई होगी। आपका जो पेपर है वो 80 मार्क्स का है, 3 घंटे में आपको ये डन करना होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम आज भी कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो आपके CBSE में बार बार पूछे गए हैं। गुड आफ्टरनून सेजल। हेलो 144P। हेलो संगीता। चलिए, गुड आफ्टरनून सेजल, गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो सभी को एक बार फिर से गुड आफ्टरनून और बढ़ते हैं अपना आगे। और ये आपका एक क्वेश्चन मैंने उठाया है। अभी CBSE ने एक नया सैम्पल पेपर जारी किया है, बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश सैम्पल पेपर जारी किया है। उसी में से मैंने ये क्वेश्चन आपका उठाया है। बहुत ही प्यारा सैम्पल पेपर है, इसमें मुझे कुछ क्वेश्चन अच्छे लगे तो मैंने उठा लिए। इसका पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC इन सम कंट्रीज इज 60 हर्ट्ज। भाई हमने बहुत अच्छे से बात की थी कि हमारे भारत में, हमारे इंडिया में, हमारे भारत में जो आपकी फ्रीक्वेंसी आती है आपके घर में, जो AC करंट की फ्रीक्वेंसी होती है इन इंडिया, कितनी होती है वो होती है 50 हर्ट्ज। और इस पर हमने एक क्वेश्चन भी किया था। ठीक है, याद होगा अगर आप सभी को, जो रेगुलर स्टूडेंट है उनको याद होगा। लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चन बोला गया है द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC इन सम कंट्रीज इज 60 हर्ट्ज। भाई फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? फ्रीक्वेंसी का मैं आप सभी को आइडिया दे दूं, फिर आपसे इस सवाल का जवाब पूछूंगा। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड। समझे, 1 सेकेंड में कितनी नंबर ऑफ साइकिल हुई है। नंबर ऑफ साइकिल मतलब ये आपका 1 साइकिल होता है। इसको आप क्या बोलते हो? 1 साइकिल बोलते हो। यहां से यहां तक ये क्या है? आपकी 1 साइकिल है। ठीक है, तो यानी 1 सेकंड में आपकी 50 बार साइकिल कंप्लीट हो जाती है। 50 हर्ट्ज का मतलब ये है। तो यहाँ पे 60 हर्ट्ज का क्या मतलब है? द करंट चेंजेस डायरेक्शन 60 टाइम इन अ सेकंड, या फिर द करंट चेंजेस डायरेक्शन 120 टाइम्स इन अ सेकंड, या फिर द करंट चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर एवरी 60 सेकंड, या फिर द करंट चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर एवरी 120 सेकंड्स। लेट्स सी भाई किसको इसका जवाब पता है। तो यहाँ पे 2 बच्चों ने जवाब दिया, एक डेविल ने, एक पुनीत ने। इनका आंसर है सर बी। वेरी गुड आफ्टरनून वंशराज। तो सभी बच्चों को भाई रिक्वेस्ट है, अगर किसी को जवाब पता है और उसको लगता है कि भाई मेरा जवाब सही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपके माइंड में 50% भी लगता है कि जो मैं बोल रहा हूँ सही है तो भी आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 बच्चों ने जवाब दिए, एक यहाँ पे डेविल ने, एक पुनीत ने, एक संगीता। इसका मतलब इनको भाई, इनको कॉन्फिडेंस है कि हाँ ठीक है, हम जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही। तो इसका सही आंसर बी है गाइज। क्यों? क्योंकि आपको पता है क्या अगर 60 हर्ट्ज की बात हो रही है तो 60 हर्ट्ज का मतलब 60 साइकिल्स इन 1 सेकेंड। 60 साइकिल्स इन 1 सेकेंड का मतलब कि भाई वो 1 साइकिल में कितनी बार डायरेक्शन चेंज होती है? 2 बार डायरेक्शन चेंज होती है। तो 60 इंटू 2 120। तो ये बिल्कुल बी सही आंसर है आपका,
कि करंट अपनी डायरेक्शन 120 बार बदल रहा है 1 सेकंड में। हेलो डॉली। तो बच्चा आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत प्यारा और इजी क्वेश्चन था, ठीक है। स्टार्टिंग हमेशा हम इजी क्वेश्चन से ही रखते हैं, धीरे धीरे आप देखेंगे कि बहुत अच्छे अच्छे और टिपिकल क्वेश्चन भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, व्हाट इट्स वैल्यू इन इंडिया। ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, सैंपल पेपर में था सीबीएसई के, 2014 और 15 में पूछा भी गया है। मतलब 2015 और 2014 में ये सीबीएसई में पूछा गया है, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया गाइस, तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसका क्या जवाब होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। भाई फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी का मीनिंग क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी मीन्स नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड, ठीक है। आगे ये पूछ रहा है व्हाट इट्स वैल्यू इन इंडिया, हमारे भारत में इसकी कितनी वैल्यू है। तो बच्चा ध्यान रखना, एसी इन डोमेस्टिक, चलो इसको ऐसा ना लिख के आप 50 हर्ट्ज भी डायरेक्ट लिख सकते हो, दैट 50 हर्ट्ज वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी इज यूज इन इंडिया। सीधा सीधा आप देख सकते हो कि ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो पहले हम कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो 1-1 मार्क्स में पूछे गए हैं, फिर हम धीरे धीरे अपना आगे बढ़ेंगे, फिर 2 मार्क्स वाले भी देखेंगे, 3 मार्क्स वाले भी देखेंगे और 5 मार्क्स वाले भी देखेंगे, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये भी इजी क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए लेट्स मूव अहेड, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल सही, 50 हर्ट्ज, मतलब काफ़ी बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर है, बहुत बढ़िया भाई। अब तीसरे पे चलते हैं, व्हाट डज क्राउडिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंडिकेट, और में करके पूछा है व्हाट डज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियर द पोल्स सिग्निफाई। एक ही क्वेश्चन को 2 तरीके से रिप्रेजेंट करा गया। पहले आप देख सकते हो जो पहले वाला क्वेश्चन है वो सीबीएसई 2010 और 2011 में पूछा गया। दूसरे वाला क्वेश्चन पूछा गया, ये जो नीचे देख रहे हो, क्वेश्चन का मीनिंग सेम है बट पूछने का तरीका थोड़ा अलग है, ये सीबीएसई 2012 में पूछा गया। तो मतलब सीबीएसई आपको एक ही क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके दे सकता है, ऐसा देखा गया है कई बार। तो गाइज आपको घबराना नहीं है, आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। आपको उसका आंसर अपने आप ही समझ में आने लग जाएगा आधे से ज़्यादा, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं और आप क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं। तो हम यहाँ पहले क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। क्या लिखा है, व्हाट डज क्राउडिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंडिकेट। इसकी मीनिंग ठीक है भाई, ये क्या कह रहा है कि क्राउडिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्या मतलब है। भाई क्राउडिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मतलब है, क्राउडिंग मतलब ये ऐसा करके, तो मैंने आपको बताया था जहां ज्यादा क्राउडिंग होगी मतलब ये एरिया किसका है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का। तो हम बोलेंगे यहां पे क्या है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है भाई, ठीक है। चलिए अब और में जो क्वेश्चन दिया गया इसमें क्या लिखा है, व्हाट डज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियर द पोल्स सिग्निफाई। मतलब कि भाई जो आपकी, जैसे कि आपकी बार मैग्नेट होती है, हम इसको एग्जांपल लेके चलें, यहाँ पे नॉर्थ पोल होता है, यहाँ पे साउथ पोल, तो आप देखते हैं कि यहाँ से आप ऐसे में लाते हो, ये यहाँ तो पास पास होती है लेकिन धीरे धीरे जाते ही दूर हो जाते हैं, फिर से पास हो जाती है, ऐसे करके यही होता है। तो आपको यहाँ ये पास पास दिख रही है लेकिन धीरे धीरे जैसे ही जा रही है दूर हो जा रही है। तो ये भी क्या सिग्निफाई कर रहा है बच्चा, ये भी आपका वही सिग्निफाई कर रहा है। क्या ये जो पार्ट है क्या दिखा रहे हैं आपके भाई, ये भी तो आपका स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है, यहाँ जो आपको मिलेगा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो एक तरीके से क्वेश्चन सेम है तो आंसर भी भाई सेम होगा। आई बात समझ में, इसका जवाब कैसे देना था। अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के कई क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं, ठीक, बट आपको समझ में आना चाहिए कि भाई क्वेश्चन है क्या, पूछा क्या गया है। चलिए यहाँ पे कुछ बच्चों को क्या है, सर सोना चल गया पटना क्या, बिल्कुल सही संगीता, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल सही। ए और बी से भी आप इंडिकेट कर सकते हो, मैंने अपने नॉर्मल लेक्चर में यहाँ पे पॉइंट्स लेके दिखाया था, आप चाहो आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ठीक है, जो आपको सही लगे, बट आपको पता होना चाहिए कि लैंग्वेज क्या लिखनी है, ठीक है। कई तरीके हैं लिखने के, आप बहुत तरीके से आंसर दिखा सकते हो अपना। चलेगा, जब आगे बढ़ते हैं, गिव 2 यूजेस ऑफ मैग्नेटिक कंपास। लेट्स सी भाई इसका जवाब कौन देता है। 2 यूज बताने हैं आपको मैग्नेटिक कंपास के, 2 यूज। तो पहला क्या हो सकता है, चलो एक दूसरा, एक तो बहुत ईजी है कि डायरेक्शन हम है मैग्नेटिक फील्ड की पता कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। लेट्स सी भाई कौन इसका जवाब देता है।
इजी है ना डेविल? ठीक है, अब बता दो यार, अगर ये भी इजी है तो ये भी मुझे जवाब बता दो फटाक से। एक एक मार्क्स वाले आपको इजी ही लगेंगे, ठीक है। चलिए लेट्स सी। कॉम्पिटिटिव भी आएगा बच्चा, धीरे थोड़ा पेशेंस रखो, आगे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे रखे हुए हैं। अभी हम एक एक मार्क्स से कर रहे हैं, इसके बाद ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, फिर दो दो मार्क्स वाले पे आ जाएंगे। फिर जब आपके तीन तीन मार्क्स वाले स्टार्ट होंगे और फाइव फाइव मार्क्स वाले स्टार्ट होंगे, तब आपको लगेगा हाँ भाई कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। बट हमें, मैं अपने हिसाब से चलना होगा, है ना। चलेगा इस तो यहाँ पे ये नहीं नहीं नहीं, लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट ऑफ आयरन, ये कहाँ चले गए संगीता आप? हम बात कर किसकी रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कंपास की, इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात नहीं कर रहे संगीता जी। आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन पढ़े। गिव टू यूजेस ऑफ मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास के आपको दो यूज देने हैं। बहुत अच्छे से पहले क्वेश्चन देख लो, उसके बाद बताना मुझे अपना आंसर। पहले वही तो है, आप लोग क्या करते हो, आप क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते हो अच्छे से। तो देखो पहला इसका यूज है, इट इज यूज्ड टू determine the north and साउथ पोल ऑफ अर्थ। हमारे अर्थ के साउथ पोल और नॉर्थ पोल को पता करने में हेल्प करता है कंपास। ध्यान से सुन ले अगर किसी को ना पता हो, ठीक है। चलिए, अब इट इज यूज टू ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द मैग्नेट। और किसका यूज होता है? इट इज यूज टू ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट, ठीक है। चलिए, तो ये एक एक मार्क्स के कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, ठीक। और अब भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे पूछूंगा, और मुझे लगता है काफ़ी बच्चों को पता होगा, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को नहीं पता होंगी ऐसी चीज़ें, ठीक है। बहुत बढ़िया, डिटेक्ट नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, बढ़िया सुमेध, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आपने दोनों जवाब सही दे दिए। चलिए, बहुत अच्छे से आपको आधे से ज़्यादा बच्चों को पता था इसका जवाब, ठीक है, अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं गाइस। अब बात करते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन की। अब यहां पे लिखा है ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। आप देख सकते हो 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। कितनी बार पूछा गया है? 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए, तो फटाक से इसका जवाब देख लेते हैं भाई, कैसे हमें ड्रॉ करना है। तो बहुत अच्छे से सुने गाइस, आप क्या करोगे, सबसे पहले जिन बच्चों को नहीं पता बहुत अच्छे से सुन ले, ठीक है। क्या आप पहले एक सर्कुलर कॉइल ऐसे बनाओगे, और आपको पता है यहाँ पे आप क्या दिखाते हो, करंट की डायरेक्शन जरूर दिखा देना। अगर आप करंट की डायरेक्शन नहीं दिखाओगे तो आप खुद भी कंफ्यूज रहोगे। तो मान के चलो यहाँ से आपने इसको ऐसे दे दिया, करंट जा रहा है ऐसे ऊपर की तरफ यहाँ से, तो मतलब करंट यहाँ के लिए ऐसा हुआ और यहाँ के लिए हुआ ऐसा। अब मुझे इसके चारों तरफ क्या बनानी है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी है। तो कैसे बनाऊंगा? अपना राइट हैंड थंब रूल यूज करो, राइट हैंड लो, पकड़ो, ऐसे देखो। तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है। तो मतलब अगर मैं यहाँ पे इनको ऐसे दिखाना चाहूँ तो मैं ऐसे 2 सर्कल्स बना के अपना दिखा सकता हूँ। क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन? भाई ऐसे है तो करंट ऐसे जा रहा है, यानी ये ऐसे, ये और ऐसे, ठीक है। अब मुझे इधर आ जाओ, अब राइट हैंड थंब रूल लगाओगे, ऐसे पकड़ोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे दिखाओगे। यहाँ पे कैसे दिखेंगी? 2 सर्कल बनाओगे ऐसे करके, ठीक है। और अब आपको क्या दिख रहा है? ऐसे है और ऐसे जा रही हैं, ठीक। यानी अब आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ पेपर में इस तरीके से जा रही है। देखिए इसमें आपको एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज के हिसाब से समझ में आएगा। अब यहाँ देख रहे हो तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन कैसी दिख रही है? एंटी क्लॉकवाइज। अब रिवर्स डायरेक्शन होगी तो साफ सी बात है यहाँ पे डायरेक्शन आपकी क्लॉकवाइज होगी। तो अब आप इसको ऐसे दिखाओगे और यहाँ पे नीचे। लेकिन ध्यान देने वाली ये बात है कि यहाँ इन दोनों की तरफ आप देखोगे तो आपको डायरेक्शन सेम दिखेगी, है ना। देखो इधर भी अंदर जा रहा है, इसके लिए भी अंदर जा रहा है, लेकिन जैसे ही बाहर आओगे तो यहाँ पे एरो आपको उल्टे दिख रहे हैं। देखो यहाँ पे नीचे दिख रहा है एरो और यहाँ पे भी आपको नीचे ही दिख रहे हैं, लेकिन है आपका ये उल्टा। यहाँ पे आपकी एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पे क्लॉकवाइज है। तो मैंने लेक्चर के दौरान आपको बहुत अच्छे से इसकी टेक्निक बताई थी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ धीरे धीरे आपकी ऐसे जाएंगी और बीच में बिल्कुल आपकी स्ट्रेट हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी? स्ट्रेट। तो ऐसे आपको उलझना नहीं है। कुछ बच्चे क्या अगर चाहते हैं तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ऐसे भी बना के दिखा सकते हो, ठीक है, उल्टा भी करके दिखा सकते हो, ऐसे भी करके दिखा सकते हो, बट करंट की डायरेक्शन का ध्यान रखना, ठीक है। सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप इसको इस तरीके से रखो, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया इसी तरीके से है। तो जिन बच्चों ने लेक्चर लिया है भाई वो इस तरीके से बनाना चाहे बना सकते हैं, जैसा चाहो आप वैसे बना सकते हो, बट करंट की डायरेक्शन का ध्यान देना, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बिल्कुल इनवर्ट द बोर्ड आउटवर्ड द बोर्ड सही है, आउटवर्ड डायरेक्शन इनवर्ट डायरेक्शन।
आपको अच्छे से पता है, बट मैंने बहुत ही डिटेल में जाके और इजी तरीके से आपको बनाना सिखा दिया। 2 मार्क्स आपके पक्के हैं अगर आप इस डायग्राम को बनाना सीख लेते हैं। ठीक है गाइस, बट ध्यान देना कि मिड में बिल्कुल अगर आप देखोगे तो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन की आपको स्ट्रेट बनानी है। क्यों बनानी है, अगर आपको डिटेल में जानना है गाइस तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं हमारे नॉर्मल लेक्चर को, वहां पे आपको उसका जवाब अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 था। चलिए, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया है, मैंने देखा भी है, वो कई बार पूछा गया है, वो मैंने डाला नहीं है, चलिए आपसे पूछ लेता हूं, देखते हैं कौन इसका जवाब देंगे। इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में आपका विच टू वायर्स, कौन से 2 वायर हैं जिनको कनेक्ट नहीं करना चाहिए, विच 2 वायर शुड नॉट कनेक्ट टू ईच अदर, उनको हमें कनेक्ट नहीं करना चाहिए, कनेक्ट टू ईच अदर। लेट्स सी भाई, मैं आपको यहाँ ऑप्शन भी दे देता हूँ, चलिए और बताइए। ऑप्शन आपको दे देता हूँ कि 2 वायर आपको कनेक्ट नहीं करने चाहिए। 3 वायर होते हैं हमारे, याद करो 3 वायर होते हैं हमारे। एक होता है आपका अर्थ वायर ग्रीन कलर का, ठीक है, एक होता है आपका लाइव वायर रेड कलर का, और एक होता है आपका न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर का। ठीक है, तो कौन से 2 वायर्स हैं जिन्हें हमें नहीं जोड़ना चाहिए? लेट्स सी, बताओ भाई कौन से 2, इसका क्या जवाब होगा? पहला ऑप्शन कि भाई आपका रेड और ग्रीन एंड ग्रीन, सॉरी और नहीं एंड ग्रीन, रेड एंड ग्रीन को नहीं जोड़ना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है आपका ग्रीन एंड रेड को नहीं जोड़ना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है आपका रेड एंड ब्लैक को नहीं जोड़ना चाहिए। ठीक, बताइए इसमें से कौन सा सही है गाइस, फटाक से बताइए। लेट्स सी कौन इसका सही जवाब देता है। नॉर्मल से आपके मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पे चेक करने के लिए क्वेश्चन दिया है, तो बच्चा एडिशनल क्वेश्चन आपके करवाएंगे, डोंट वरी, कुछ एडिशनल क्वेश्चन मैं आपके यहाँ रखे हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे काफ़ी हद तक सभी बच्चों ने सही जवाब दिया है ना डेविल। अब ठीक है, बिल्कुल सही। तो आपके रेड और ब्लैक वायर मतलब लाइव और न्यूट्रल वायर नहीं जुड़ने चाहिए, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए एक क्वेश्चन और पूछता हूँ आपसे, ठीक है, कि आपका जो फ्यूज वायर होता है, जो आपका फ्यूज वायर होता है वो किसका मिल के बनता है? फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ, फ्यूज वायर जो होता है वो किसका बनता है? फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ, ठीक है, देखो 2 तरीके से मिलके बनता है वो, एक कॉपर से भी उनको लोग बना लेते हैं, और एक यूज करते हैं अलॉय। अलॉय में वो क्या यूज करते हैं? टिन एंड लेड, इन दोनों के मिश्रण से वो आपका फ्यूज वायर बनाते हैं। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके सीबीएसई में कई बार पूछे गए हैं। आपके 1-1, 2-2 मार्क्स बहुत अच्छे से मैं क्लियर करा दूंगा, डोंट वरी। फिर हम आगे बढ़ेंगे, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी देखेंगे और 5 मार्क्स वाले भी क्वेश्चन देखेंगे। चलिए गाइस, तो मैं एज ए कैन सी कुछ बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म पे नए हैं, अगर उनको अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, तो बच्चा सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, उससे आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको जो ऑल नोटिफिकेशन है वो वाला आइकन दबाना है, तभी आपको सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे। कई बार कुछ बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं और फिर वो क्लास टाइम पर नहीं आ पाते। चलिए, तो हम क्वेश्चन नंबर 5 हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू एंड अराउंड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। बच्चा इसका डायग्राम बच्चों के लिए बहुत कंफ्यूजिंग है, बोर्ड ध्यान भी देता है कि बच्चा इसमें गलती करेगा और कहाँ इसके मार्क्स काटने, तो बहुत अच्छे से सुन लो। मैंने नॉर्मल लेक्चर में इस चीज़ को डिटेल में बताया था, यहाँ भी बता देता हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये आपका 1, 2, 3, 4, 5 बार आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है क्वेश्चन। 2009, 11 एंड देन 12 एंड देन 13 एंड देन 15, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। लेट्स सी, बहुत ही ईजी तरीके से आपको सिखा दूंगा, बट आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। इस बात का ध्यान देना है कि आप करंट को ले कैसे जा रहे हो, करंट की डायरेक्शन का बिल्कुल ध्यान देना। मान के चलो ये आपका सोलेनॉइड है, ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखो कि मान के चलो आपने करंट की डायरेक्शन ये मान के चलिए कि आई मेरा ऐसे जा रहा है, और फिर करंट इसमें से आई ऐसे आ रहा है, ठीक है। अब शुरुआत में आप क्या करो कि इसी जगह को पकड़ो ऐसे, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन देखो, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आपको यहां कैसी मिलेगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसी मिलेगी बताओ? ऐसी मिलेगी आपको, यही मिलेगी आपको। इधर भी आपको कुछ ऐसे करके निकालनी पड़ेगी। तो थोड़ी देर के लिए आप मान के चलो
कि भाई ये मेरा ऐसे और मैं मैग्नेटिक फील्ड इसमें देख रहा हूं, तो ये आपकी कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है। कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है। चलिए अब यहां पे आप देखोगे, अब नीचे है, अब इसमें आप देखोगे तो इसमें आपको क्या मिल रही है, क्लॉकवाइज मिल रही है। तो गाइस ध्यान से सुनना, एक ट्रिक बता रहा हूं जहां पे आपको करंट ऊपर जाते हुए दिख रहा है, ठीक, और इस बात को भी देखना है कि करंट आपका नीचे से, देखिए एक डायग्राम कुछ बच्चे ऐसा बनाते हैं, ये वाला भी यूज कर लेते हैं ऐसे करके, ये वाला भी यूज करते हैं, करंट आप उसमें से नीचे ऐसे लेके आओगे, तो इस केस में आप यहां देखोगे कि करंट की डायरेक्शन इधर क्लॉकवाइज है और इधर एंटी क्लॉकवाइज मिलेगी। तो इसी चीज में कंफ्यूज मत होना, बहुत अच्छे से देखते हुए चलना है आपको। तो यहाँ पे आपकी करंट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम क्या यूज करते हैं, नॉर्थ पोल। क्या यूज करते हैं, नॉर्थ पोल, ऐसे यूज करते हैं। देखो ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, अगर ये नॉर्थ पोल है तो गाइज ये आपका साउथ पोल हो गया। बस अगर आपको इतनी चीज पता लग गई, फिर उसके बाद बड़े आराम से आप इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना दोगे। कैसे बनाएंगे सर, आप सभी को पता है कि इन बिटवीन इनके जो बीच में होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है भाई, बिल्कुल ऐसे आपकी स्ट्रेट होती है, साउथ टू नॉर्थ जाती है। बाहर आपकी कैसे जाती है आपको पता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। तो ऐसे आप अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना सकते हो एक सोलेनॉइड के लिए। आई बात समझ में, ये मैंने आपको ट्रिक सिखाई है जिससे आप कभी भी कंफ्यूज ना हो। नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, और अंदर साउथ से नॉर्थ, ये है प्रॉपर डायग्राम एक सोलेनॉइड का। तो ऐसे आप बनाओगे तो आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। आई बात समझ में, चलिए आई होप आपको अच्छे से चीज समझ में आ गई होगी। देख लो अच्छे से बोर्ड में, अगर कोई कंफ्यूजन कोई डाउट हो माइंड में तो आप कमेंट के जरिए बता सकते हो। ठीक है, हाँ बच्चा यूनिफॉर्म होगी वो तो हम देख लिया संगीता। चलिए ठीक है भाई, टाइम आपके लिए कम होगा आरडीएक्स, बाकी बच्चे तो टाइम खूब निकाल के आए हैं, उन्हें पता है कि क्वेश्चन सर बहुत ही अच्छे से समझाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं भाई जल्दी समझने वाले, कुछ धीरे से समझ में आता है, तो सभी को लेके साथ में चलना है, कोई पीछे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो शो मी योर रिस्पॉन्स गाइज। यस सर, हमें ये पता लग गया कि सोलेनॉइड में हम बड़े आराम से डायरेक्शन को फाइंड करके बता सकते हैं कहाँ नॉर्थ पोल बनेगा कहाँ साउथ पोल होगा। इसमें इस डायग्राम में नॉर्थ और साउथ पोल का आपको बहुत ध्यान रखना है, तभी आप बिल्कुल सही डायग्राम बनाओगे। ऐवी नहीं कि क्या आपने दिखा दिया कहीं से भी कुछ भी, आपको करंट के डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का भी ध्यान देना है, ठीक है। चलिए तो हमने क्वेश्चन बहुत अच्छे से डन कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और अब आगे बात करेंगे, state the rule to determine the direction of force experienced by a current carrying straight conductor placed in a magnetic field which is perpendicular। 2013, 14 और 15 में इसी तरीके से आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पूछा है, बट डायरेक्ट नहीं पूछा, बोला नहीं है स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट के जरिए आपको खुद ध्यान रखना पड़ेगा कि पूछ क्या रहा है। कह रहा है एक रूल बताओ, डेटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो फोर्स की डायरेक्शन को निकालने में हेल्प करे, वो फोर्स जो एक करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर महसूस कर रहा है जब उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं परपेंडिकुलरली। कैसे रखते हैं, परपेंडिकुलरली। तो आप इसका स्टेटमेंट दे देंगे, आई होप आपको पता है व्हाट इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इसका आएगा आंसर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। मैं यहां पे डायग्राम बना दे रहा हूं, स्टेटमेंट आप खुद लिख लेना। इन्होंने स्टेटमेंट मांगा है, बट जब कभी भी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की बात आए और बोला जाए स्टेट करो, तो गाइस साइड में ना एक डायग्राम जरूर बना देना, उससे टीचर आपका इंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। एक थंब लोगे आप ऐसे, ठीक, एक आपकी फिंगर ये हो गई, एक आपकी ये वाली फिंगर हो गई, ठीक है। चलिए इस तरीके से आप दिखा सकते हो, ठीक है। अब इसमें आपको यहाँ पे डायरेक्शन दिखानी है, ये फोर्स की डायरेक्शन दिखाता है आपका, ये आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाता है, और ये आपके करंट की डायरेक्शन, ठीक है। चलिए तो बहुत अच्छे से हमने ये भी कर लिया, इजी क्वेश्चन है, इसमें टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आप देख सकते हो, हाउ इज द टाइप ऑफ करंट इज डिफरेंट दैट वी रिसीव इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट डिफरेंट फ्रॉम द वन दैट रन्स द क्लॉक। रन्स द क्लॉक मतलब जो आपके घर में घड़ी रखी मिलती है, उसको आप अपने घर के डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट से तो नहीं लगाते, उसमें आप एक सेल लगाते हो, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट है और आपकी जो घड़ी में जो करंट है, उनमें क्या डिफरेंस है। तो लेट्स सी कितने बच्चे बता पाते हैं। ओके, तो एज ए कैन सी, शो मी योर रिस्पॉन्स गाइस एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। चलिए हाँ बच्चे, बोर्ड ने एक सैंपल पेपर रिलीज किया है,
ठीक है, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी मैं ग्रुप में भिजवा दूंगा, डोंट वरी, उस सैम्पल पेपर को मैं ग्रुप में भिजवा दूंगा। ठीक है नीरज, डोंट वरी बच्चा, परेशान मत हो। उसके जो सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है, जो मुझे पता था कि आपको परेशान करेंगे, वो मैं आज के लेक्चर में लाया हूँ, और मानिए बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, अगर आप उनको कर लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा ही होगा। सीबीएसई ने बहुत सही टाइम पे एक सैम्पल पेपर रिलीज किया है। चलिए ठीक है, तो कुछ बच्चों ने जवाब दिया है, बहुत सही दिया है, और मेरे से एक गलती हो गई थी। कुछ बच्चों ने मुझे जब मैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ा रहा था तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि सर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में कौन सा करंट फ्लो होता है। जल्दबाजी में मेरे मुंह से निकल गया डायरेक्ट करंट, जबकि वो गलत है भाई। ठीक है, आई रिपीट, मेरे से वहाँ गलत बोला गया। अब मैं आपको सही बता देता हूँ कि आपके जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में है वो AC करंट फ्लो होता है। जो आपके घर में डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं, आपके ऑफिस में जो होता है, इनमें आपका जो करंट फ्लो होता है वो अल्टरनेटिंग करंट होता है, AC। ठीक है, और आपके जो क्लॉक में होता है, जो घड़ी होती है, क्लॉक में होता है DC। ये इसमें आपको आंसर देना, बट एक स्टेटमेंट के थ्रू आप आंसर दो देखो तो बहुत अच्छा रहेगा। कैसे? द करंट दैट वी रिसीव इन अवर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट इज AC और अल्टरनेटिंग करंट, एंड द करंट दैट रन्स द क्लॉक इज द डायरेक्ट करंट DC। आप इतने सिंपल जवाब में, एक स्टेटमेंट में जवाब दे सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। अब देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन आया है, लेट्स सी कौन इसको सॉल्व करता है। हाउ डज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल ऑफ अ वायर डिपेंड्स। लेट्स सी क्या पूछ रहा है, बहुत ध्यान से सुने, बहुत ध्यान से सुने क्वेश्चन में। जैसे मान के चलो ये आपकी क्या है, ये आपकी करंट कैरिंग एक कॉइल है, ऐसे करंट जा रहा है इसके अंदर। ठीक है, मान के चलो how does the strength of magnetic field at the center of coil of a wire depends on radius of coil and the number of turns in the coil। मतलब कि मान के चलो कि आपने एक कॉइल ली, सर्कुलर कॉइल। ठीक है, अब आपने क्या करा, पहले उसके रेडियस को या तो बढ़ाया या घटाया। मान के चलो आपने क्या कर दिया, अब उसके रेडियस को बढ़ा दिया ऐसे करके। आप देख सकते हो उसके कंपैरिजन में इसका रेडियस ज्यादा है। तो मैंने आपको उसके दौरान एक रिलेशन दिखाया था कि इस केस के में देखिए अलग अलग केस में अलग अलग रिलेशन है मैग्नेटिक फील्ड का, लेकिन अगर सर्कुलर कॉइल की बात करी जाए तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी I/R, और यहां पे मल्टीप्लाई में N भी कर देंगे। N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, R क्या है, रेडियस ऑफ कॉइल है, ध्यान से सुने, R क्या है, रेडियस ऑफ कॉइल है, और I आपको पता है स्ट्रेंथ ऑफ करंट है। क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ करंट है। अगर आप इस रिलेशन को याद कर ले तो अच्छी बात है, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना बहुत अच्छे से कि अगर हम किसी सर्कुलर कॉइल का रेडियस बढ़ाते हैं, मान के चलो भाई इस केस में आपकी रेडियस R' है, और इस केस में आपकी जो रेडियस है वो कितनी है, वो R है। हमें दिख रहा है कि R' इज ग्रेटर देन R, बट मैग्नेटिक फील्ड तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके R' के। तो यहां पे भी हम क्या लिखेंगे, B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल R। तो हमें क्या पता लगा कि इस टाइम हमें अगर रेडियस बढ़ाएंगे तो इस वाले केस में जो मैग्नेटिक फील्ड था यानी B, वो ग्रेटर देन होगा B' के, जो हमें इस वाले केस में मिला। आई बात समझ में? ठीक। दूसरा इन्होंने पूछा नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देते हो तो गाइस सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड आपका बढ़ेगा। ठीक है, बट ये रेडियस वाला फंडा जो है बच्चों को समझ में नहीं आता। आई होप अब आपके क्लियर हो गया होगा। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बार बार BIL साइन थीटा ला दे तो यार वो बच्चा, वो फोर्स का फॉर्मूला है, हम यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। डेविल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करो, यही आपके कॉन्सेप्ट हैं जो उलझेंगे, और बोर्ड पूरा पूरा फायदा उठाएगा, ऐसे क्वेश्चन बनाएगा कि आपको उलझा के रखे। बट अगर आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हैं तो आप उलझेंगे नहीं, समझे मेरी बात को? ठीक है, गुड इवनिंग बच्चा, लेट आए हो, चले कोई नहीं। अभी हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, अभी तक तो हमारा वार्म अप चल रहा था, अभी आगे बढ़ते हैं। लेट्स गाइस आगे बढ़ते हैं। On what factor does the magnetic field due to a current carrying solenoid depends? देखिए अभी करंट कैरिंग कॉइल की बात थी, अब ये क्वेश्चन है ये आपका है करंट कैरिंग सोलेनॉइड पे। ये 3 बार पूछा गया है, 2011, 12, 13, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। अभी आप देख सकते हो पहले हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन से अब 3 मार्क्स के क्वेश्चन पे आ गए। किन फैक्टर्स पे मैग्नेटिक फील्ड आपका डिपेंड करता है, किस केस में अगर बात करी जाए आपके सोलेनॉइड के केस में। मैं यहाँ साइड में डायग्राम भी बना देता हूं ताकि आपको क्लियर हो। मान के चलो ये आपकी सोलेनॉइड है, अगर सोलेनॉइड की बात करी जाए तो गाइस ध्यान रखना मैग्नेटिक फील्ड आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ द करंट। मैग्नेटिक फील्ड इस केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके,
नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और किसके होता है बताओ, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड के। ठीक है, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड के। बहुत अच्छे से देख लो, अगर कोई कंफ्यूजन कोई डाउट हो माइंड में तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। ठीक है, तो किन फैक्टर्स पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल डिपेंड्स होता है। बट यहां पे एक चीज को ध्यान रखना, ये वाला हटा दो फैक्टर, फिलहाल आप ये दो फैक्टर्स देखो और तीसरा फैक्टर मैं आपको बता दूंगा। तो पहला फैक्टर आपको क्या है गाइस, पहला है दैट मैग्नेटिक फील्ड इज डिपेंड ऑन द करंट। ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग बी, सॉरी ऑन इंक्रीजिंग आई, करंट बढ़ाने से, करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी आपका बढ़ जाएगा। दूसरा कि नंबर ऑफ टर्न्स अगर आप बढ़ाओगे, भाई मैग्नेटिक फील्ड नंबर ऑफ टर्न से भी डिपेंड करता है, अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो गाइस मैग्नेटिक फील्ड भी आपका क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तीसरी चीज आपको दिखनी है नेचर ऑफ मटेरियल। मतलब नेचर ऑफ मटेरियल कैसा है भाई, अगर आपने यहां नॉर्मल एक आयरन की रॉड इसके बीच में लगा दी, एक नॉर्मल की आयरन रॉड अगर आपने लगा दी, मान के चलो एक नॉर्मल रॉड आपने आगे लगा दी, ये क्या है, नॉर्मल आयरन है। इस केस में अगर आपको जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा और आप दूसरे वाले केस से इसको कंपैरिजन करोगे, किस वाले से, कि अब आपने इसके बीच में नॉर्मल आयरन ना लगा के सॉफ्ट आयरन लगा दिया। क्या लगा दिया, सॉफ्ट आयरन। तो गाइज इसके मैग्नेटिक फील्ड पे फर्क पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये वाला इजीली मैग्नेटाइज नहीं होगा इतने अच्छे तरीके से जितने अच्छे से मैग्नेटाइज आपका सॉफ्ट आयरन हो जाएगा। इसलिए आप पढ़ते भी हो कि आप क्या यूज करते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेट में आप क्या लगाते हो, सोलेनॉइड में। अच्छा, यहाँ पे बात करते हैं नेचर ऑफ मटेरियल की, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात आ गई, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सोलेनॉइड की। सॉरी गाइस, हम यहाँ बात करेंगे इस कौन से मटेरियल की, जिस मटेरियल का आप तार ले रहे हो, ये वाला, ये किस मटेरियल का ले रहे हो, या आप कॉपर ले रहे हो, मटेरियल कॉपर है आपका, मटेरियल आपका सिल्वर है, या फिर मटेरियल आपका एटसेट्रा एटसेट्रा कुछ भी है। यहां पे अगर हम बात कर रहे हैं सोलेनॉइड की तो मटेरियल इस वायर की बात हो रही है, तो यहां पे नेचर ऑफ मटेरियल से भी आपका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड किसी ना किसी तरीके से वेरी करेगा। ठीक है, तो ये तीन फैक्टर्स आपको अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा लेने। चलिए ठीक है, तो शिव यार ने यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का भी जरिया दिया है। ठीक है गाइस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी, बट अगर आप नेचर ऑफ मटेरियल लिखोगे तो भी गलत नहीं है। ठीक है सुमेध, तो आपने लिखा नंबर ऑफ टर्न्स, स्ट्रेंथ ऑफ करंट, द नेचर ऑफ मटेरियल, बिल्कुल सही। ठीक है सुमेध, बट एक बार जवाब लिख दो बच्चा, बहुत एनफ है। ठीक है गाइज, अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं, और क्वेश्चन देख लेते हैं भाई किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सैंपल पेपर का जो आपके सर में दर्द करने लायक के लिए बहुत है। कैसे सर, देखो, सुनीता हैड टू रिप्लेस द इलेक्ट्रिकल प्लग ऑफ हर क्लोथ्स आयरन, शी बाउट अ 3-पिन प्लग एज शोन बिलो। देखिए गाइस, इस क्वेश्चन को बहुत आराम से समझेंगे हम, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपके लिए काफी बच्चों के लिए नया टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने नॉर्मल केस में भी डिस्कस नहीं करा था, बट हाँ आइडिया ले लिया था। अब देख लिए, सुनीता हैड टू रिप्लेस द इलेक्ट्रिकल प्लग ऑफ हर क्लोथ्स आयरन, मतलब क्या हुआ कि सुनीता का जो आपका मान के चलो आयरन है, मान के चलो आयरन है, भाई गंदा सा डायग्राम है बट कोई दिक्कत नहीं है, आयरन का ये प्लग है, अब ये खराब हो गया। क्या हो गया, प्लग खराब हो गया, तो इनको इसमें से ये वाला प्लग हटा के नया प्लग जोड़ना पड़ा। तो जब ये नया प्लग इसमें जोड़ेंगी तो गाइस इसमें से 3 तार निकलते हैं, आपके 3 वायर होते हैं। ठीक है, एक आपका इसमें से आपको ग्रीन वायर दिखेगा, ठीक है, एक आपको रेड वायर दिखेगा, एक आपको ब्लैक वायर दिखेगा, ब्लैक इस पे चल जाएगा, हाँ चल जाए, एक आपको ब्लैक वायर दिखेगा। 3 कलर के वायर दिखेंगे आपको, ग्रीन रेड और ब्लैक। ठीक है, शी बाउट अ 3-पिन प्लग एज शोन बिलो, उसने क्या करा, एक 3-पिन प्लग, ये जो आप देख सकते हैं, खरीद लिया। इसमें आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो सबसे वाला इसको पी नाम से बोला गया, जो आपके इधर राइट हैंड साइड पे इसको क्यू, और जो इधर है ये आपका देख सकते हैं इधर, इसको आप इन्होंने आर से डिनोट कर दिया। ठीक है, चलिए, तो अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हेन शी रिमूव्ड द ओल्ड प्लग, जब उसने पुराना प्लग हटा दिया, शी शोड दैट देयर वर 3 वायर्स कलर्ड रेड, ब्लैक एंड ग्रीन। ठीक, जैसा मैंने अभी आपको समझा। इसका ए पार्ट में पूछा है, टू विच पिन ऑन द प्लग शुड सी कनेक्ट द ग्रीन वायर। अब ये आप यहां वायर देख रहे हो, भाई ग्रीन वायर को किससे कनेक्ट करें, मतलब अगर मैं यहां मान के चलूं कि प्लग आपका यहां पे रखा हुआ है ऐसे करके, यहां पे प्लग ऐसे ऐसे रखा हुआ है, ये ट्रायंगुलर शेप का ले लेते हैं। ठीक है,
अब इस ट्रायंगुलर शेप में मान के चलते हैं भाई, ये एक प्लग, ये ऐसे, ये आपका कौन सा है, ये आपका है P, ये आपका कौन सा है, ये आपका है R, और ये आपका कौन सा है, ये है आपका Q। तो किस वाले में कौन सा जोड़ना है, ठीक है। टू विच पिन ऑन द प्लग शुड सी कनेक्ट द ग्रीन वायर, ग्रीन वायर किससे कनेक्ट होगी, लेट्स सी भाई कौन सा सही जवाब देते हैं, बताओ ग्रीन वायर किससे कनेक्ट करी जाएगी। तो यहां पे यश यादव ने जवाब दिया P, चलिए ठीक है, चलिए गाइस, तो यहां पे यश ने सही जवाब दिया, ओके, डेविल ने भी सही जवाब दिया, बहुत बढ़िया गाइस, मजा आ गया सुन के। गुड इवनिंग कुशाल, हाँ बिल्कुल सही। ग्रीन कलर का मतलब क्या है, ग्रीन वायर का मतलब है कि वो आपकी अर्थ वायर है, और अर्थ वायर को हम कनेक्ट करेंगे, हमेशा ध्यान रखना कि जो सबसे मोटा वाला पिन प्लग होता है, ये सबसे मोटा होता है इन तीनों के कंपैरिजन में, सबसे ज़्यादा थिक होता है, और इसी से आप क्या करते हो, ग्रीन वायर को कनेक्ट करते हो। तो ग्रीन वायर को इससे कनेक्ट करेंगे, पी से, ठीक है। चलिए अब बी पार्ट बढ़ते हैं, बोला टू विच पार्ट ऑफ द क्लोथ्स आयरन इज द ग्रीन वायर कनेक्टेड, किस पार्ट से क्लोथ आयरन का ग्रीन वायर कनेक्टेड होना चाहिए। क्या बोला, टू विच पार्ट ऑफ द क्लोथ्स आयरन इज द ग्रीन वायर कनेक्टेड, क्या मतलब इसका, मतलब इसका कि ये जो तार यहां से निकल के जाएगा वो आपके जो आयरन होगी उस आयरन के किस पार्ट से कनेक्टेड होगा। लेट्स सी कौन इसका सही जवाब देते हैं। हाँ शो अर्थ वायर है भाई, बहुत बढ़िया। चलिए तो यहां पे कुछ क्वेश्चन अलग है भाई, क्वेश्चन ये है सोचना समझना, जो नॉर्मल लेक्चर हुआ था मैंने बहुत प्यारे तरीके से आपको समझाया था कि अर्थ वायर हमारे किसी हैवी अप्लायंस से कहाँ कनेक्ट होती है, मोस्टली जो मेटल के बने हुए होते हैं, जो किसके बने हुए होते हैं, मेटल के, जितने भी मेटल के अप्लायंसेस होते हैं गाइस उसमें आपका अर्थ वायर कनेक्टेड होता ही होता है। बट वो अर्थ वायर कनेक्ट आपके उस अप्लायंसेस से कहाँ होता है, ठीक है। फ्यूज, तो यहाँ पे बच्चे ने जवाब दिया फ्यूज। अच्छा फ्यूज आप इस वे में ना समझे, सुनो मेरी बात सुनो, रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को, समझ लो। यहाँ पे मान के चलो कि ये आपका आयरन है, सर ये क्या गंदी सी आयरन बना रहे हो, चलो अच्छी से बना लेते हैं, ठीक है। ऐसी आयरन होती है आपकी ये, है ना, और इसके ऊपर आप ये पकड़ने का, आप खुश हो, चलिए अगर खुश हो तो बढ़िया है। अब यहाँ से इनके वायर, आपका मोटा सा वायर निकलता है ऐसे, ये आपका वायर है, और ये वायर आपका किससे कनेक्ट होता है, प्लग से कनेक्ट होता है आपका, ये आपका प्लग से कनेक्ट होता है, इसमें एक मोटा सा रहता है ये और ये, ठीक है। अब आप इस प्लग को उठा के बोर्ड के अंदर लगाओगे, तो बोर्ड के अंदर जैसे ही लगाओगे तो बच्चा इसमें से आपका क्या है, इसमें से आपका अर्थ वायर होता है। तो बात ये करी गई कि अगर आप इसको अर्थ वायर को से कनेक्ट कर रहे हो तो ये अर्थ वायर यहां पे किससे कनेक्ट होता है, इसके अंदर किस पार्ट पे कनेक्टेड होता है, तो जवाब सुन लो, इसकी मेटालिक बॉडी से। तो अर्थ वायर किससे कनेक्ट होता है गाइस, मेटालिक बॉडी से। अर्थ वायर कनेक्ट टू दी मेटल पार्ट, मेटल पार्ट ऑफ आयरन, आयरन के मेटल पार्ट से कनेक्ट होता है, ध्यान रखना ये आपका बी पार्ट है, ठीक है। ए का क्या जवाब था, ए का जवाब था भाई आपका पी, पी में आपका ग्रीन होगा, ठीक है। बी का क्या जवाब है कि कनेक्ट टू द मेटल पार्ट ऑफ द आयरन, क्यों, क्योंकि भाई ताकि आपको इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। मान के चलो, सोच के चलो कि अगर ये आपका मेटल वायर से कनेक्ट ना होता और किसी तरीके से इसमें से करंट लीक हो रहा है तो क्या होगा, आपको झटका लगेगा। लेकिन इस अर्थ वायर होने के वजह से भाई जो भी करंट चार्ज इस पे आएगा, अर्थ वायर उसको कहां फेंक देगा, हमारे जमीन के अंदर नीचे फेंक देगा, जिसके वजह से आपको इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट नहीं लगेगा, आपको झटका नहीं लगेगा। समझे मेरी बात को, अगर नहीं समझे डोंट वरी, मैं आपको अगेन यहाँ पे दोबारा बता दूंगा। हाँ शुभम मेटालिक बॉडी बिल्कुल सही, ठीक है। तो सुमेध ने भी यहाँ जवाब दिया मेटालिक बॉडी, अशोक ने भी जवाब दिया मेटल, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ टू सेव पीपल फ्रॉम शीवर शॉक, ठीक है, आप ऐसे भी जवाब दे सकते हो। तो बहुत अच्छे से हमने इस क्वेश्चन को भी डन करा, देख लो गाइज, बहुत प्यारा क्वेश्चन बनाया था इस सैम्पल पेपर में, मैं ले आया ताकि मुझे लगे कि हाँ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लग रहा है कि हाँ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। एंड में बोला स्टेट द फंक्शन ऑफ द ग्रीन वायर, ग्रीन वायर का फंक्शन स्टेट करो भाई। तो बच्चा सी पार्ट में आप क्या लिखोगे, फंक्शन ऑफ ग्रीन वायर, फंक्शन ऑफ ग्रीन वायर is to protect the person from severe
शॉक। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो कि बहुत ही झटका ना लगे उसको, ठीक है, हाई लेवल झटका ना लगे, उससे बचाने के लिए। चलिए वापस आते हैं क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हो कि और करके आपसे ये पार्ट भी पूछा गया है। या तो आप इन तीनों का जवाब दें, या फिर आप ये नीचे जो दोनों लिखे हैं इनका जवाब दें। और में क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन विच ऑफ 3 कलर्ड वायर्स विल रिजल्ट इन अ शॉर्ट सर्किट। किन 2 तारों का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए। अभी हमने इसी टाइप का एक क्वेश्चन पीछे डिस्कस किया था। तो आप देख सकते हैं कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे क्वेश्चन कैसे बनाए जा सकते हैं। 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी आपके इस कॉन्सेप्ट से बनाए जा सकते हैं, 2 मार्क्स के भी बनाए जा सकते हैं, और आपके लॉन्ग क्वेश्चन 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, 5 मार्क्स के भी बनाए जा सकते हैं। ध्यान रखना गाइस, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। हर साल इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, बच्चे उलझ जाते हैं, जबकि इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी है। वही रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या कि भाई किन 2 तारों के मिलने से आपको झटका लग सकता, नहीं मिलने चाहिए। ठीक है, फ्यूज का क्या कॉन्सेप्ट है, अर्थिंग वायर का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लाइव वायर का क्या कलर हो सकता है, न्यूट्रल वायर का क्या कलर हो सकता है, ठीक है, अर्थ वायर का क्या कलर हो सकता है, ये ऐसी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। हाँ चलिए, एक क्वेश्चन आपसे और पूछता हूं मैं। ये बताइए कि आपका जो ऑन ऑफ का स्विच होता है उसमें आपका कौन सा कनेक्ट होता है वायर, एक ही वायर कनेक्ट होता है। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही भाई, इसका तो लाइव एंड न्यूट्रल है, अभी हमने पीछे भी बात की, तो मुझे पता था कि आप में से काफी लोगों को इसका जवाब पता है। तो इसका क्या आंसर है, इस वाले का आंसर है ए का लाइव एंड न्यूट्रल। बट यहाँ पे कलर में पूछा तो आप कलर में भी दे सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे कलर में दो तो ज्यादा अच्छा है। कलर में आपको यहाँ पूछा है तो रेड एंड ब्लैक, रेड एंड ब्लैक वायर, रेड और ब्लैक वायर का मिलना नहीं चाहिए। चलिए, मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा। मैंने क्या आपसे क्वेश्चन पूछा एक्स्ट्रा, बताओ फटाक से बताओ। बिल्कुल सही, मैंने आपसे पूछा कि आपके जो बोर्ड होते हैं उन बोर्ड में आपका कौन सा कनेक्ट होता है वायर। जैसे कि ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है गाइस, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछ लेते हैं क्या, कि विच वायर कनेक्ट टू दी ऑन ऑफ स्विच। ठीक है, तो इसका क्या जवाब है, इसका जवाब है आपका लाइव वायर। ठीक है, चलिए क्या जवाब है, लाइव वायर। चलिए एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसी में सारे कॉन्सेप्ट आपके डोमेस्टिक के खत्म कर लेते हैं। अब ये बताइए कि लाइव वायर कितने वोल्टेज पे होता है। व्हाट इज द वोल्टेज ऑफ द लाइव वायर, लेट्स सी। और व्हाट इज द वोल्टेज ऑफ न्यूट्रल वायर। क्या क्वेश्चन पूछा मैंने कि वोल्टेज कितना है लाइव वायर का, लेट्स सी, वोल्टेज ऑफ लाइव वायर बताओ मुझे, और वोल्टेज ऑफ न्यूट्रल वायर बताओ भाई। लेट्स सी कौन इसका जवाब देता है। फटाक से दो यार, बहुत इजी है। आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आज़ाद, यश, सरगम, अलोन, परी सिंह, शुभम सिंह, डेविल ने, परी ने, भाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही। और न्यूट्रल पे होता है 0, बहुत बढ़िया। ठीक है, न्यूट्रल पे होता है 0। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी आप कैलकुलेट करोगे तो 220 आएगा, सीधी सीधी बात। ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया गाइस। आई होप कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने के जो चांसेस हैं वो आपके इस चैप्टर से हैं और लाइट चैप्टर से। ठीक है, बहुत अच्छे से डन कर लेना इनको। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, 220। ठीक है, तो इसके बी पार्ट पे आते हैं। इस क्वेश्चन के जो और में है आपका बी पार्ट में क्या बोला गया है, स्टेट व्हाट हैपन्स टू द करंट इन द सर्किट इन द केस ऑफ शॉर्ट सर्किट, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। स्ट्रेट ये बताओ क्या होता है टू द करंट इन द सर्किट, सर्किट के करंट के अंदर, इन द केस ऑफ शॉर्ट सर्किट, जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है। गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। बताओ भाई इसका कौन जवाब देगा। लेट्स सी, मुझे लगता था आप सभी को पता होना चाहिए, पता है तो अच्छी अच्छी बात है, मुझे बता दें क्या पूछा है। स्टेट व्हाट हैपन्स टू द करंट इन द सर्किट इन द केस ऑफ शॉर्ट सर्किट। अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए तो सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसके साथ क्या होता है, कहां जाता है वो, भाई कहीं तो जाएगा करंट। गिव अ रीजन फॉर योर आंसर, अपने आंसर का एक रीजन देके बताओ। ठीक है, तो इसके हम आगे पढ़ लेते हैं इसमें ही, ए बी और का आपका
अच्छा एक मिनट, सॉरी, ये एक पेज एक्स्ट्रा हो गया, तो डिलीट मारते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे मैंने एक आंसर लिखा हुआ है आपका, पर इस आंसर को मैं पहले आपको समझा देता हूँ। देखिए आपका जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, मान के चलो कि आपका क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। ठीक है, यहाँ से आपके एक कनेक्ट है, यहाँ से एक कनेक्ट है, यहाँ से एक कनेक्ट है। ये आपकी क्या होगी, अर्थ वायर होगी। ठीक है, ये आपकी न्यूट्रल हो गई, लाइव हो गई। इसमें हम क्या कनेक्ट करते हैं, ठीक है, इस वाले साइड में हम कनेक्ट करते हैं आपका। अच्छा, इस चीज़ और को ध्यान रखना कि ब्लैक आपकी इधर कनेक्ट होती है, मैं पे लिख भी देता हूँ कि इस साइड हमेशा ध्यान रखना ब्लैक कनेक्ट होता है, ब्लैक वायर। ठीक है, रेड वायर इधर कनेक्ट होता है आपके राइट साइड में, लेफ्ट में ब्लैक होता है, ध्यान रखना। तो हम लेफ्ट में क्या लेंगे, ब्लैक कलर, इधर होगा आपका ब्लैक और इधर होगा आपका रेड, न्यूट्रल नहीं, लाइव वायर। ठीक है, चलिए अब आगे एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इन अ सर्किट व्हेन अ लाइव वायर एंड अ न्यूट्रल वायर कम इनटू अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, शॉर्टेड हो जाएगा भाई आपका। द करंट इन द सर्किट इंक्रीजेज ड्रेस्टिकली, मतलब बहुत ही तेजी से आपका करंट क्या होता है, बढ़ जाता है। द करंट नाउ फ्लोज थ्रू अ लो रेजिस्टिव पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर रेदर देन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ रेजिस्टिव कंपोनेंट। क्या मतलब इसका, मतलब जब आपकी ऐसी कंडीशन बनती है तो आपका, जैसे मान के चलो आपका क्या हो गया, आपके दोनों वायर कनेक्ट हो गए ऐसे करके, तो इनके कनेक्शन की वजह से क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। आपके डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में से ना जाके करंट आपका कहां से फ्लो होगा, वो करंट कहीं और से जगह ढूंढेगा। उस जगह से करंट कहां से जगह ढूंढेगा, जहां पे रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किट होने के बाद आपका बहुत ही लेस अमाउंट का करंट ऐसा था जो आपका शॉर्ट सर्किट हुआ। मतलब देखो, अगर जैसे शॉर्ट सर्किट होगा तो एक हैवी करंट इसके अंदर आना शुरू हो जाएगा। अब हैवी ड्रेस्टिकली, तो उससे क्या होगा भाई, जो आपका जो शॉर्ट सर्किट का जो मैक्सिमम आपका चार्ज है वो तो आपका अर्थ ले जाएगा। ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत जो करंट है वो कहां से निकलेगा, थोड़ा बहुत जो करंट है वो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट से बच बचा के उन कंपोनेंट से ना होते हुए जिनका रेजिस्टेंस ज्यादा है, उन कंपोनेंट्स या उन वायर से निकलेगा जिसमें आपका लो रेजिस्टेंस है। यानी यहां से जो करंट है, जो बचा कुचा करंट है, वो अपनी जगह ढूंढेगा और वो कुछ ऐसे तारों से होकर निकलेगा जिनका रेजिस्टेंस कम है। ठीक है, अच्छे से समझ ले इस बात को। द करंट नाउ फ्लोज थ्रू अ लो रेजिस्टिव पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर, यानी तारों से होता हुआ निकलेगा, बजाय डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के उन कंपोनेंट से जिनमें आपका रेजिस्टेंस ज्यादा है। समझे मेरी बात को। अ फ्यूज इज अ डिवाइस विच प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ दिस लार्ज अमाउंट ऑफ करंट एंड द सेफ गार्डिंग द डिवाइस अगेंस्ट लार्ज करंट। और फ्यूज एक ऐसा डिवाइस है जो आपके इस हैवी अमाउंट के करंट को क्या करता है, इसके पाथ को तोड़ देता है, काट देता है, ताकि ये आपका ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए। क्या सबको स्टेटमेंट समझ में आ गया। बिल्कुल सही यश, कि फ्यूज मेल्ट हो जाता ताकि अप्लायंस खराब ना हो। बहुत ही एक ऐसी कॉमन सेंस वाली बात है हमारे लिए। ठीक है, तो फ्यूज का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, अर्थ वायर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कौन सा वायर किस कलर का है ये आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, घर में हमारे जो करंट है वो कौन सा फ्लो हो रहा है, अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रहा है, ये क्लियर होना चाहिए। वोल्टेज कौन से वायर का कितना है, ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, किन दो वायर से मिलने के बाद आपका शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ये आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए, वाह चीज मेल्ट हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपका यहां तक सब चीज क्लियर है। ठीक है, चलेगा इस, तो बहुत बढ़िया तरीके से हमने इन चीज़ों को देख लिया, अच्छा क्वेश्चन था बहुत ही। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन देखते हैं जो सीबीएसई 2013 में पूछा गया व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। सो गाइज, आपको पता है क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट, लेट्स सी क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ डिवाइस which is made up of a soft iron, which is made up of a soft iron and wire circulating
ऑन दिस आयरन, ऑन दिस सॉफ्ट आयरन, या फिर ऐसे कह सकते हो कि सोलेनॉइड के अंदर आपने एक सॉफ्ट आयरन घुसा दी, ठीक है। तो आप ये भी अपने तरफ से भी लैंग्वेज बना सकते हो, बट लैंग्वेज का सेंस बिल्कुल सही होना चाहिए। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ डिवाइस विच इज मेड अप ऑफ अ सॉफ्ट वायर एंड वायर सर्कुलेटिंग ऑन दिस सॉफ्ट आयरन, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट आपका क्या होता है भाई, आपने एक क्या लिया, आपने एक सॉफ्ट आयरन का पीस लिया, इस तरीके से मान के चलो, एक सॉफ्ट आयरन का पीस लिया, और इस सॉफ्ट आयरन के चारों तरफ आपने क्या कर दिया, एक सोलेनॉइड को ऐसे, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि सोलेनॉइड के अंदर आपने एक सॉफ्ट आयरन का पीस एडजस्ट कर दिया। ये क्या है आपका सॉफ्ट आयरन, ये क्या है आपकी कॉपर वायर, या वायर आप जो सी चाहो वैसे ले सकते हो, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस कॉम्बिनेशन को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। हाउ इट, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिसाइड इट्स पोलैरिटी, कौन सी चीज है जो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की पोलैरिटी को बदल सकती है। लेट्स सी कौन इसका जवाब देता है। पोलैरिटी का मतलब आप ऐसा समझ लो कि डायरेक्शन की बात हो रही है, यहां पे करंट ऐसे जा रहा है और अब करंट इसमें से ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो गाइस लेट्स सी कौन इसका जवाब देता है। गुड इवनिंग आदित्य, चलिए बहुत सही समय पे आए हो, क्वेश्चन अब हैवी हैवी कराए जा रहे हैं, ठीक है। तो शो मी योर रिस्पॉन्स सर, हाउ टू मेक अ मैग्नेट। बच्चा मैग्नेट आप ऐसे बना सकते हो, आपने क्या बनाई, इलेक्ट्रोमैग्नेट ही तो बनाई, एक सोलेनॉइड पे आपने क्या करा, वायर को लपेट दिया, ठीक है। देवेश गेमर बिल्कुल सही। A soft metal core into a magnet by passage of electric current through a coil surrounding it, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो पोलैरिटी, व्हाट डिसाइड इट्स पोलैरिटी, डायरेक्शन ऑफ करंट, बहुत सही है भाई। जिस बच्चे ने पूरा लिखा है डायरेक्शन ऑफ करंट वो सही है, करंट लिखना ठीक है बट डायरेक्शन ऑफ करंट लिखना और ज्यादा अच्छा है। तो इसका क्या जवाब है, डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ करंट देखना है आपको, अगर आप यहां से करंट की डायरेक्शन चेंज कर दे तो उसकी पोलैरिटी बदल जाएगी। मान के चलो इस केस में नॉर्थ पोल ये है, साउथ पोल ये है, लेकिन जैसे ही आप करंट की डायरेक्शन कर दे तो साउथ पोल ये हो जाएगा और नॉर्थ पोल ये साइड आ जाएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। हाउ इट डिफर्स फ्रॉम अ परमानेंट मैग्नेट, भाई ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है परमानेंट मैग्नेट से कैसे अलग है। गाइस सुनना मेरी बात को, इस चैप्टर के अंदर दो आपके ऐसे पार्ट हैं जिसमें आपको डिफरेंस पूछा जा सकता है, एक अल्टरनेटिंग करंट और एक डायरेक्ट करंट के बीच में, कि भाई डिफरेंस बताओ, व्हाट इज एन अल्टरनेटिंग करंट एंड व्हाट इज एन डायरेक्ट करंट, ठीक है। मैंने आपको नॉर्मल लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया था और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको करवाए थे। आज मैं आपको ऐसा क्वेश्चन लेके आया हूं जिसमें आपसे डिफरेंस पूछा गया किस किस के बीच में, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट और एक परमानेंट मैग्नेट की। तो यहाँ पे आपको देखना है ये तीन फैक्टर्स हैं जिस पे आप लिख सकते हो। पहली चीज क्या लिख सकते हो, इट बिहेव एज अ मैग्नेट एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द सोलेनॉइड सराउंडिंग इट, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट कुछ ऐसी है कि उसके अंदर जब तक करंट फ्लो होता रहेगा वो मैग्नेट की प्रॉपर्टी दिखाएगी, लेकिन परमानेंट मैग्नेट के साथ ऐसा नहीं है, आप करंट उसके अंदर फ्लो करो मत करो वो एक मैग्नेट ही रहेगी। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में सबसे बड़ा जो मेजर डिफरेंस है वो ये है, ठीक है। और क्या डिफरेंस हो सकता है गाइज, जो आपकी परमानेंट मैग्नेट है जैसे कि आपकी बार मैग्नेट है, उसको आप उसका टेम्परेचर बदलोगे या फिर उसको आप हाइट से ऊपर से बार बार गिराते रहोगे तो उसके मैग्नेटिक फील्ड में क्या आएगा, गिरावट आएगी, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेट में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपने सेटअप तैयार किया, आप उसको चाहे कितनी बार भी गिराओ, अगर वो सेटअप आपका टूटा नहीं है, सर्किट ब्रेक नहीं हुआ है, तो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट ही रहेगी और उसके मैग्नेटिक फील्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाँ टेम्पररी मैग्नेट भी हम लिख सकते हैं, इट्स ओके, बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आप लिख सकता है, इट कैन नॉट बी डीमैग्नेटाइज्ड इजिली, इट कैन बी डीमैग्नेटाइज्ड आइदर बाय हीटिंग और थ्रोइंग इट टाइम्स एंड अगेन ऑन द फ्लोर फ्रॉम सर्टेन हाइट। डीमैग्नेटाइज का मतलब कि उसका मैग्नेटिक इफेक्ट आप कम कर रहे हो। तो एक परमानेंट मैग्नेट, अच्छा यहाँ लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, ये वाला जो हिस्सा है ये है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट, इस साइड हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट के, और इस साइड हम किसकी बात कर रहे हैं, परमानेंट मैग्नेट, ठीक है गाइज। चलिए अब यहां पे आप देख सकते हो, दस इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्पररी मैग्नेट बट परमानेंट मैग्नेट में तो परमानेंट है, उसके नाम से ही आपको ये चीज क्लियर हो रही है। सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रोमैग्नेट गिव्स अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड and the strength of the magnetic field produced by the electromagnet can be increased or decreased by increasing or decreasing electric current through the solenoid.
मतलब क्या, मतलब यह कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपका स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड देता है एज कंपैरिजन टू परमानेंट मैग्नेट, और इसका मैग्नेटिक फील्ड हम बार बार चेंज भी कर सकते हैं। हम कैसे चेंज कर सकते हैं भाई, करंट का अमाउंट बढ़ा के उसके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी बढ़ा सकते हैं, सीधी सीधी बात है। और नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के भी हम क्या कर सकते हैं, उसके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ा सकते हैं, ठीक है। या फिर मटेरियल हमने और अच्छा लगा दिया, और अच्छा मटेरियल लगा दिया जिसकी जो ईजिली मैग्नेटाइज हो सकता है, ऐसे भी हम अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। बट परमानेंट मैग्नेट की फिक्स है, जितना उसका मैग्नेटिक फील्ड है वो है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट इज वीक, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द परमानेंट मैग्नेट कैन नॉट बी चेंज्ड। थर्ड पॉइंट, जो आपका मेन पॉइंट भी आप कह सकते हो, द पोलैरिटी यानी नॉर्थ और साउथ पोल ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सोलेनॉइड। यानी अगर आप अपने सोलेनॉइड के अंदर डायरेक्शन चेंज करते हो करंट की, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। नॉर्थ पोल मान के चलो अभी यहाँ है, आपने यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है, आपने एकदम से करंट की डायरेक्शन करी तो अब ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल, सीधी सीधी बात है। बट आपका जो परमानेंट मैग्नेट है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, उसके जो पोल है वहीं के वहीं है, ठीक है। नॉर्थ पोल जिस तरफ है उस तरफ ही रहेगा। चलिए गाइस, तो ये हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए। अब आ जाते हैं वापस क्वेश्चन में। यहाँ पे बात करता है लिस्ट द 3 फैक्टर एंड एक्सप्लेन हाउ द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड्स ऑन दीज। 3 फैक्टर बताओ जिन पे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड करता है, ठीक है। और ये भी बताओ कैसे कैसे वो इस पर डिपेंड करता है, इन्वर्सली या डायरेक्टली, ये चीज आपको इसमें बहुत अच्छे तरीके से बतानी है। चलिए, तो हम यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं भाई। हमने बात की थी कि सोलेनॉइड के केस में हमें क्या मिला था, हमें सोलेनॉइड के केस में और इलेक्ट्रोमैग्नेट केस में सेम मैग्नेटिक फील्ड का सीन मिलेगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो भाई, ये आपका सोलेनॉइड है। अब इसके बीच में हमने एक क्या ठूस दिया भाई, एक सॉफ्ट आयरन कोर लगा दी ऐसे करके। अब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस किस पे डिपेंड करेगा, तो ध्यान रखना इस केस में मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगा नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगा दी करंट फ्लोइंग इन दी वायर, इस वायर के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितनी स्ट्रेंथ का करंट फ्लो हो रहा है, सीधी सीधी बात, ठीक है। अब आपका ध्यान रखना है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, ये भी आप लिख सकते हो, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। ये 3 मेजर फैक्टर हैं, ध्यान रखना। नेचर ऑफ मटेरियल दिखा, बी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कोर, मतलब इसके कोर में कौन सा आपका मटेरियल है, सॉफ्ट आयरन है या उससे भी अच्छा कोई मटेरियल है, इस टाइप की कोई चीज है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, आई होप आपको सब चीज क्लियर है, कोई कंफ्यूजन कोई डाउट नहीं है। देखिए, इससे पहले जब हमने बात की थी सोलेनॉइड की, तो वहां पे नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब था इस वायर का, लेकिन जब हम बात करेंगे सोलेनॉइड की तो यहां पे नेचर ऑफ मटेरियल है इसका मतलब, जो आपने इसके अंदर लगा रखी है। अच्छे से समझ लेना बात को, क्या बात हो रही है। मैं नहीं चाहता आपके माइंड में जरा सा भी कंफ्यूजन हो, ठीक है। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको चीज क्लियर है। हेलो नेहा, गुड इवनिंग। चलिए, तो हमने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डन करा, देख लिया कैसे हमें इसको सॉल्व करना है और कैसे ये इस पर डिपेंड करता है। 3 फैक्टर है भाई, नंबर ऑफ टर्न डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। यहाँ पे डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल का सीन नहीं है भाई, जितना अच्छा मटेरियल उतना अच्छा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मतलब आयरन के केस में कम, सॉफ्ट आयरन के केस में और अच्छी मिलेगी, ठीक है। बस ये आप अच्छे से याद रखिएगा इन बातों को। इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको आपके विशेष सर का पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है। बच्चा लिंक शेयर जरूर कर दो। देखिए, आप लेक्चर के दौरान भले लिंक शेयर नहीं करते, कोई बात नहीं, बाद में आप कर दीजिए अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो पढ़ाई में इंटरेस्टेड है। मैं नहीं कह रहा कि आप सभी को करो, उन बच्चों के साथ करो भाई जिनके लिए पढ़ाई थोड़ी मुश्किल लगती है, जिनको प्रॉब्लम है। आप बैठते हो, आपके बहुत सारे फ्रेंड हैं, ठीक है, जिसको भी प्रॉब्लम लगती हो आप प्लीज़ एक बार लिंक शेयर करके जरूर देखिएगा और सब्सक्राइब कर दिएगा गाइज हमारे इस प्यारे से टॉप कोचिंग चैनल को, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे हर एक अपकमिंग वीडियो का, ठीक है। चलिए, थैंक यू गाइज, तो जल्दी मिलेंगे, डोंट वरी, सायोनारा, जल्दी मिलेंगे दोबारा।